तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास जो होगी वो होगी हमारी .env के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? .env। तो .env क्या होता है मैं आपको इस तरह से समझा दूँ, ठीक है। देखो मैं आपको इस तरह से बताऊँ, हमारे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हो क्रेडेंशियल्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं एक तरह से सेंसिटिव डेटा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर सीक्रेट की है। अब अगर आपको याद होगा लास्ट वाली लेक्चर में मैंने कहा था कि ये सीक्रेट की मदद से आप यहाँ पर JWT को वेरीफाई करते हो। बिकॉज जब भी हम JWT को साइन करते हैं, ठीक है, साइन करने के टाइम पे भी आपको उसको सीक्रेट की देनी होती है, ठीक है। तो JWT डॉट साइन उस वक्त हम लिखते हैं उसको, उस वक्त फंक्शन कौन सी चलाते हैं? JWT डॉट साइन। एंड दिस टाइम हमारे यहाँ पर है JWT डॉट वेरीफाई। लेकिन इसमें भी आपको सीक्रेट की देनी पड़ती है बिकॉज सीक्रेट की इज़ नेसेसरी, क्योंकि और हाँ, ये सीक्रेट की सेम होनी चाहिए, यानी कि लॉगिन के टाइम पे और बाद में फिर चेक करना कि क्या वो बंदा लॉगिन है कि नहीं, यानी कि एक टोकन को वेरीफाई करने के टाइम पे सीक्रेट की सेम होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रैंडम वर्ड एक्ट्स एज अ सिग्नेचर। लेकिन अगर आप यूज़र कंट्रोलर में जाओ, वहाँ पर भी यूज़र कंट्रोलर में लॉगिन के टाइम पे यही सीक्रेट की सेम टू सेम है। अब लेकिन देखो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं कोड को पुश जब करता हूँ तो आप गिटहब पर इसको इजीली चेक कर सकते हो ना कि व्हाट इज़ द सीक्रेट की, क्योंकि गिटहब पर मैं सिर्फ नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर करता हूँ। देखो एक फाइल है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? गिट इग्नोर। गिट इग्नोर में किसका नाम लिखा है? नोड मॉड्यूल्स का। तो ऑब्वियसली गिट इग्नोर में जो है ना सिर्फ नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे, बाकी तो उसमें सारी फाइलें होंगी ना। इसका मतलब ये भी होगा इसके अंदर। तो अब ये जितनी भी API सीक्रेट्स होती हैं या जितनी भी सीक्रेट कीज़ होती हैं, ये हम कहाँ पर रखें? आज तो एक तो हम इस चीज़ के रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप एक पैकेज इसके लिए इंस्टॉल करें, उसका नाम है npm.env। क्या लिखेंगे आप? .env। तो ये जो .env है ये क्या है? ठीक है, देखो ये बोलता है कि .env का काम इसने समझा है कि क्या क्या करो, कैसे कैसे करो। तो बोलता है कि इट्स अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल। जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल है कि जो .env है ना, ये और किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो .env बस सिंपल इतना ही है, ठीक है। तो ये एक छोटा मोटा इन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है, और आप देखो इसके वीकली डाउनलोड्स भी कितने हैं, है ना। इसकी वीकली डाउनलोड्स भी आई थिंक इट्स 41 लाख, ज़्यादा है, करोड़ है ये, है ना। हाँ, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट कॉपी एंड हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पर कमांड लाई। तो npm.i.env ये मैं बैकएंड में कर रहा हूँ। और आप याद रखना कि ये आप फ्रंट एंड में भी कर सकते हो कि अगर वहाँ पर भी कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, अगर वहाँ पर भी कुछ सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स आपको सेव रखने होंगे कोड के अंदर, तो आप वहाँ पर भी .env का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल तो मैं कहाँ पर हूँ, फिलहाल आप देखेंगे मैंने .env इंस्टॉल किया बैकएंड पे। अब ये हो गया। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक्सटेंशंस में जाके एक .env का पैकेज आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ठीक है, env, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लो, दिस वन, ठीक है। सपोर्ट फॉर .env सिंटेक्स। देखो अगर आप ऐसे ही लिखोगे .env सिंटेक्स, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो उसको मतलब हमारे VS कोड को समझ में नहीं आने वाला कि ये कौन सा सिंटेक्स लिख रहा है, बिकॉज .env का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के जैसा नहीं होता। तो .env को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि जो सो दैट इसको भी पता चल जाए, VS कोड को भी पता चल जाए कि दैट ये .env लिख रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका भी सिंटेक्स हमने ले लिया। चलो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर, उसका नाम ही रखता हूँ मैं .env, इस तरह से .env, ठीक है। तो env इसका सिंटेक्स है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर सीक्रेट की, ऐसे सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट की ऐसे इज इक्वल टू जो भी आपकी सीक्रेट की होगी, ठीक है। तो हमारी सीक्रेट की क्या है, अगर हम देखें, हमने सीक्रेट की कुछ वो लिखा था, कुछ लंबा चौड़ा सा, हाँ, रैंडम वर्ड एक्ट्स एज अ सिग्नेचर। तो इस रैंडम वर्ड एक्ट्स एज अ सिग्नेचर को मैंने यहाँ पर कट ही कर दिया, और मैं इसको लिखूंगा कहाँ पे, इधर। तो मैंने डबल कोट्स उठा ली, देखो आप, सीक्रेट की इज इक्वल टू रैंडम वर्ड एक्ट्स एज अ सिग्नेचर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, मतलब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब तो सीक्रेट की .env में चली गई, है ना। और दूसरा गिट इग्नोर में आप लिखोगे कि नोड मॉड्यूल्स को भी आप गिट पर नहीं चढ़ाओगे और .env को भी गिट इस पर नहीं चढ़ाओगे,
यानी कि .env फाइल्स जो है ना वो भी अब नहीं जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, सीक्रेट की कहाँ पर लिखी है आपने? ऐसे, सीक्रेट की इज इक्वल टू रैंडम वर्ड एक्सेस सिग्नेचर। अब पता है यूजर कंट्रोलर में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे प्रोसेस, देखो प्रोसेस, ठीक है, डॉट, ठीक है, इसमें होता है प्रोसेस .env आई थिंक, हाँ process.env डॉट वट एवर जो उसका नाम आपने वहाँ पर रखा सीक्रेट की, लेकिन इसका जो की है वहाँ पर दिस वन, ये वाला सीक्रेट की, तो process.env डॉट सीक्रेट की, ओके, process.env डॉट सीक्रेट की। तो बस अब एक बात बताओ मुझे, सीक्रेट की वैल्यू क्या है? वही है, लेकिन सीक्रेट की कहीं और पर है। अब देखो क्या होगा, जब आप कल को गिटहब पर कोड चढ़ाओगे env वहाँ पर नहीं चढ़ेगी, तो आपका जो ये क्रेडेंशियल्स है सीक्रेट कीज जो है ना वो एक्सपोज नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा आप कहाँ पर करोगे? और जहाँ पर भी आपको env चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी env जो है वो थी इज ऑथराइज्ड में, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इज ऑथराइज्ड में जाएं, वहाँ पर भी हमने यही सीक्रेट की दी थी, तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोसेस, ठीक है, डॉट, देखो प्रोसेस तो वहीं से एक ऑब्जेक्ट आ रही है, कहाँ पर? इसमें और इसमें आता है हमें process.env भी वहीं से आती, ठीक है। तो ये वहीं से बोल रहा है कि आप करो क्या, द process.env प्रॉपरली रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द यूजर एनवायरनमेंट्स, सी एनवायरन 7, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज दैट। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से की वैल्यू पेयर्स लिखो एंड वो की वैल्यू पेयर्स आप कहीं से भी ला सकते हो। तो process.env डॉट वही सीक्रेट की, तो आ गया ना। तो इसका मतलब अब हमारी जो क्रेडेंशियल्स है ना वो सेव है, लीक आउट नहीं होंगी। अच्छा, और क्या क्रेडेंशियल्स है हमारी इसमें एज अ होल अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट बनाया। और हाँ, याद रखना, जब भी आप env को लोड करोगे उस टाइम पे फिर आपको सर्वर एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं और भी हमारे, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें इसको मतलब वैसे ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र कंट्रोलर में जाए, हमने रीसेट पासवर्ड करने के टाइम पे इसको बोला है कि आप क्या करोगे, वो रीसेट पासवर्ड नहीं, जब हम लिंक करते हैं सेंड, दैट इज़ फॉरगॉट। तो फॉरगॉट के टाइम पे भी हमने इसको ऐसे लिखा था, कॉन्स्टेंट सेंड मेल अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर देखोगे हमने ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल किया है फ्रॉम, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ईमेल जो है ना उसको हम सेंसिटिव क्रेडेंशियल थोड़ी मतलब ईमेल तो वैसे भी लोकली अवेलेबल होती हैं, तो जब आपको ईमेल जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा ना कि ईमेल कहाँ से आया है। लेकिन इसका जो पासवर्ड है ना वो मसला है, तो वो हमने नोड मेलर में रखा हुआ। तो नोड मेलर में आप देखो हमने रखा है यूजर सर्विसेज @style-house डॉट, ये तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड हमें जो है ना यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड को यहाँ से हटाएंगे और env में जाएंगे और env में यहाँ पर करेंगे, ऐसे लिखेंगे मेलर पासवर्ड, क्या लिखा मैंने? मेलर पास, ऐसे लिखा मेलर पास इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेलर पास। अब जो नोड मेलर है जहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिसिंग चीज़ है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? वहाँ पर हम लिखेंगे process.env, ठीक है, डॉट उसके बाद मेलर, ठीक है, मेलर पास, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो process.env डॉट मेलर पास, ठीक है, ओके। तो ये भी हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास जब ये कोई ट्रांसपोर्टर अगर गिटहब पर देखेगा भी कोई, उसको यहाँ पर क्या मेलर पास, उसको पासवर्ड नहीं दिखेगा, मत दिखेगा उसको, क्योंकि हाँ वो हो सकता है कि आप env भी चढ़ा लो, इसीलिए तो मैंने git ignore में env का नाम लिखा। मैंने इसको कहा कि दैट इस वाले रूट डायरेक्टरी में एक env फाइल है, उसको भी आप गिट पर नहीं चढ़ाना, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल आप समझ लो इसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मतलब और इसको सिक्योर बनाने के लिए, जैसे कि आप index.js में अगर आप जाओगे, वहाँ पर आपका पोर्ट नंबर होता है ना, हम मतलब कनेक्ट डीबी जब हम करते हैं तो हम करते हैं ना किसी पोर्ट पर कॉल, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर, वो 4000 वहाँ पर नहीं लिखते, वो लिखते हैं वहाँ पर ऐसे पोर्ट, क्या लिखते हैं? पोर्ट। और यहाँ पर भी वो लिखते हैं सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, ऐसे डॉलर करली ब्रेसेस पोर्ट, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली 4000 नहीं लिखते, वो लिखते हैं ऐसे डॉलर पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बैक टिक्स डाल दो, ठीक है, तो अब आपको पोर्ट कहीं पे मेंशन करना है, बिकॉज पोर्ट इज नाउ ए वेरिएबल। तो आप क्या करो, ऐप के पास जहाँ पर आपने ऐप बनाई थी, आप वहीं पे लिख दो पोर्ट इज इक्वल टू process.env डॉट
पोर्ट, ठीक है। अब इसका मतलब पोर्ट कहाँ पर बनेगा, पोर्ट बनेगा इधर, ठीक है। तो ये काम हम इस पे करते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। तो पोर्ट आप यहाँ पर रख लो 4000, ठीक है। आया आपको समझ? हाँ, वैसे भी 4000 इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स अ डायरेक्टली अ नंबर, तो आप पोर्ट इज इक्वल टू 4000 ऐसे रखो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और क्या क्रेडेंशियल्स हैं इसके अंदर? देखो और भी है कनेक्ट डीबी के अंदर। कनेक्ट डीबी के अंदर इरफान यूसुफ 33 रोबोलॉक्स, रोबोलॉक्स इज अ पासवर्ड ऑफ डेटाबेस। ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये पूरा का पूरा URI है, ठीक है, ये पूरा का पूरा URI जो हमारा है विद डबल कोट्स, इसको उठा के मैं ENV में जाऊँ, ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल मोंगो, ठीक है, URI, क्या लिखेंगे, मोंगो URI इज इक्वल टू दिस, ओके। और वहाँ पर कनेक्ट डीबी में वहाँ पर वही अपना process.env, ठीक है, .mongo URI। देखो ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एक कुछ बनाओगे, मतलब जब, तो आपने इसको रखना पड़ेगा ऐसे। देखो अब यहाँ पर इसने बोला कि URI पैरामीटर टू ओपन URI मस्ट बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमने ENV अभी सेव नहीं की है, ठीक है, तो हमने ENV को सेव कर दिया। इसको हम एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं, RS, तो अभी भी दिखा रहा है यही सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000, वो तो आ गया। चलो इसको देख लेते हैं, देखते हैं। हाँ देखो क्या हो गया इसको, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड। इसका मतलब इसको ENV से पोर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड, और मंगूज को भी एरर दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखो आपने देखा कि हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा, मतलब हमने कहीं पर भी रिक्वायर कुछ भी नहीं लिखा इसके लिए मत। तो इसके लिए भी हम एक चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे रिक्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं रिक्वायर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, require.env, है ना। तो हम लिखेंगे ऐसे रिक्वायर, ठीक है, आपको इसके लिए क्या चाहिए, ENV चाहिए। ENV मिल नहीं रही इसको, एक मिनट, रिक्वायर स्लैश डॉट नहीं, डॉट स्लैश आएगा, डॉट स्लैश, इसमें ENV क्यों नहीं निकल रही? वो तो है, यूटिल्स के बाहर नहीं है, ये तो सीधा इसमें है, ये तो सीधा फोल्डर में ही है। वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। इसको भी देखते हैं, कोई बात नहीं, ये मसले नहीं है। एक मिनट, इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पर। हाँ देखो ऐसे लिखना है, ठीक है, देखो इसने वहीं से बोला है कि ऐसे लिखना, तो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंटेशन हैंडी नेसेसरी, ऐसे require.env.config, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, हमें वो ज़रूरी नहीं कि फाइल का नाम यही हो, हमें सिंपली लिखना है require.env, मतलब .env चाहिए, तो हमने बनाई है ना .env फाइल, तो .env फाइल चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए .env फाइल चाहिए। तो अब इसके बाद चेक करेंगे कि देखो अभी ये आ गया ना, ठीक है, तो पोर्ट आ गया, ठीक है। अब इसका जो है ना MongoDB का नहीं आ रहा, तो वो भी देखेंगे, वो तो इसमें नहीं है, वो किस में था, वो हमारा था कॉन्फ़िग में, कनेक्ट DB में। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, require.env config। तो देखो इसको सेव करते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारी ठीक होनी चाहिए, सर्वर लिसनिंग और पोर्ट 4000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस। इसका मतलब ये चीज़ें हमें फिर यूज़र कंट्रोलर में भी करनी पड़ेंगी, लेकिन यूज़र कंट्रोलर में आपको ये यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर करनी पड़ेंगी, ऐसे जहाँ पे आप .env यूज़ करोगे एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, इन्होंने लास्ट वाले पैच में इसको ठीक किया था, लास्ट वाले पैच में मैंने इसके ऊपर पढ़ा था एक जगह पे कि दैट इन्होंने ये चीज़ ठीक कर दी, नाउ यू डोंट हैव टू रिक्वायर .env.config, इस तरह से आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट समटाइम्स इट स्टिल मैल फंक्शंस, ठीक है, मतलब कभी काम करता है, कभी फिर भी मैल फंक्शन करता है। इन्होंने इसके अपडेट में, पैच अपडेट में कहा था कि दैट हमने इस चीज़ को ठीक कर दिया, मतलब .env अब खुद से लोड हो जाएगी, यू डोंट हैव टू जस्ट राइट दिस रिक्वायर .env.config, लेकिन ये जो है ना अभी भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको ये चाहिए .env से जहाँ से भी आपको डेटा चाहिए, तो उस वक्त आप ऐसा कर सकते हो। तो आई थिंक नोड मेलर में करना पड़ेगा, ठीक है, और इसी तरह से हमें करना पड़ेगा इसको
इज ऑथराइज्ड में इज ऑथराइज्ड में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसमें भी हो गया, तो लगभग सारी जगहों पर हो गया। इन केस अगर कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट .env से डेटा नहीं आ रहा। तो चलो ये हो गया फिलहाल .env। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दो तरह के .envs बनाते हैं। एक होती है, मतलब मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब हम सच में मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। वो एक env बनाते हैं जो कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होती है, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट यहाँ पर उनकी उस वक्त डेटाबेस डिफरेंट होती है, पोर्ट डिफरेंट होता है, मेलर पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है, मतलब ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब वो सच में उसको फिर प्रोडक्शन पे ले जाते हैं उस वक्त एक नई env वो ले जाते हैं, ठीक है। ओके, उस वक्त भी मतलब एक पूरा का पूरा env को ये जो सेट है ना यहाँ पर, ये जो की वैल्यू पेयर्स का ये जो सेट है ये पूरा ही डिफरेंट होता है। किसके लिए? प्रोडक्शन में, सो दैट डेवलपर्स को भी पता ना रहे कि हम डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट आपको पता है ना कि जिसने ताजमहल बनाया उनको क्या किया था लास्ट में, उनको हाथ काट दिए थे। इसी तरह से ऐसे ही जिस डेवलपर ने बनाया सो दैट उसको भी पता ना चले कि अब क्या इनके पासवर्ड्स हैं। तो जैसे इसको प्रोडक्शन पर ले जाते हैं, जो भी डिवॉप्स की टीम होती है वो इसको फिर प्रोडक्शन env मतलब पे चलाते हैं। हम तो फिलहाल किस env पे चला रहे हैं, हाँ। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनीज में आप काम करोगे, आपने अपना काम कर दिया, आपने इस पर डेवलपमेंट मोड में जब आप काम कर रहे थे तो उस वक्त आपके क्रेडेंशियल्स ये थे, लेकिन बाद में जब प्रोडक्शन मोड पे तो उस वक्त पूरे ही क्रेडेंशियल्स चेंज हो जाते हैं। कहीं पर आपको पासवर्ड यूज़ करना होगा तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो सही है, फिलहाल मुझे लगता है कि यही चीज़ें हमारी यहाँ पर थी सीक्रेट। अब देखो हम एक काम करते हैं इसमें, अब थोड़ा सा हम और भी मतलब हमें इसमें थोड़ा चाहिए, अब दिमाग लड़ाना है हमें इसमें। अब हमें क्या करना है, कल को आपको डिप्लॉय करना होगा ऑब्वियसली, मतलब आप डिप्लॉय करना चाहोगे ना, आप चाहोगे कि मेरा सर्वर जो है ये तो अभी कहाँ पर चल रहा है, लोकल होस्ट 4000 पे, लेकिन आप चाहोगे कि नहीं इसको मैं कहाँ पे डाल दूँ, इसको हम सच में कहीं पे मतलब इसका हम इंटरनेट क्लाउड पे कहीं पे डाल दें। तो उसके लिए भी env का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उस टाइम भी env होनी ही होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक सबसे अच्छी सर्विस जो इसके लिए है, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, दैट इज़ ऑन रेंडर, ठीक है। ऑन रेंडर इस तरह से है, ऑन रेंडर। तो आप यहाँ पर इसको डिप्लॉय कर सकते हो ऑन रेंडर पे। तो इसको थोड़ा सा, ये क्लास जो है ना ये इसी ऑन रेंडर की ही होने वाली है। तो इस पर आप आज देखोगे कि मैं इसको कैसे ऑन रेंडर पे चढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे आप ऑन रेंडर पे जाओगे ऑब्वियसली आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। तो आप साइन इन किससे करोगे? बाय यूजिंग ए गिटहब और सम टाइम गूगल, गिटलैब, गिटबकेट, जो आपको सही लगेगा, जो आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, आप उससे गिटहब से, मतलब मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया। अब जब आपने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद ठीक है, अपडेट योर क्रेडिट कार्ड टू अवॉइड लूजिंग एक्सेस टू योर वर्कस्पेस सर्विस, ठीक है। तो हमें कितना चढ़ा है भाई? पैसे बताओ, पैसे अनपेड $4 का बिल आया, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो ठीक है ना। इस पर आप देखोगे कि मेरे कितने सर्वर्स अभी डिप्लॉयड हैं, इतने सारे सर्वर्स, 6-7 सर्वर्स डिप्लॉय। आप कैसे डिप्लॉय करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द न्यू, ठीक है। आप ऐसे करोगे, न्यू पर क्लिक करोगे और आपने क्या मतलब डिप्लॉय करना है, आपने क्या डिप्लॉय करना है? एक प्रोजेक्ट, एक स्टैटिक साइट, एक वेब सर्विस, एक प्राइवेट सर्विस, बैकग्राउंड वर्कर, क्रॉन जॉब, पोस्टग्रेस एसक्यूएल या रेडिस, बहुत सारी सर्विसेज है। एज ए डेवलपर अभी आप मतलब पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपने इन सारी सर्विस के बारे में पता होगा कि है क्या। अभी जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं दैट्स अ वेब सर्विस, ठीक है। तो हम वेब सर्विस बोलेंगे, चलो एक वेब सर्विस डिप्लॉय कर दो। डिप्लॉय कहाँ से करनी है? देखो डिप्लॉय करनी है गिटहब से। मतलब इसको कोड कैसे दोगे? मतलब ये तो अभी मैं अपना ये जो प्रोग्राम है मैं कहाँ पे रन कर रहा हूँ? मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, लेकिन इस कंप्यूटर का एक्सेस किसको है? इस कंप्यूटर का एक्सेस सिर्फ यहाँ के मतलब जितने भी कंप्यूटर्स इस पर कनेक्टेड हैं, किस पर? राउटर पर। तो जिस राउटर के साथ ये कनेक्टेड है उस राउटर पर कितने कंप्यूटर्स हैं, उसी को लोकल होस्ट 4000 का एक्सेस हो सकता है अगर मैं इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करूँ, ठीक है। तो मतलब अगर अंदर एक कंप्यूटर होगा तो मैं इस सर्विस को वहाँ से भी मतलब देख सकता हूँ, चला सकता हूँ। मैं इस पर लोकल होस्ट 4000 पर वहाँ से भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। तो मतलब सिर्फ इतना है कि जितना ये राउटर चल रहा है इंटरनली इस बिल्डिंग के अंदर चलेगा, लेकिन राउटर इस ट्रैफिक को बाहर नहीं डाल सकता इंटरनेट पे, ठीक है। बाहर से कोई भी मतलब आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से इस सर्विस के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, बिकॉज ये एक HTTP सर्वर है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा ये जो है इसका नाम क्या है? इट्स MERN 2024 है ना। तो ठीक है, MERN 2024 अगर आप चेक करोगे यही हमारे इसका नाम है।
ठीक है। लेकिन उसमें भी आप देखो, उसमें भी एक चीज़ है MERN 2024 में, उसमें हमारे पास 3 ब्रांच हैं। एक है मास्टर, क्लाइंट और सर्वर। और मुझे कौन सी वाली डिप्लॉय करनी है? सर्वर वाली, क्योंकि मुझे बैकएंड डिप्लॉय करना है। तो बैकएंड डिप्लॉय करने के लिए मुझे सर्वर को डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं वापस जाता हूँ कहाँ पे, अपने इसमें, मैं इसको बोलता हूँ ठीक है MERN 2024 कनेक्ट, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो सारा कोड कहाँ पर है? गिटहब पर, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। चलो इसके लिए आप एक नाम जो है वो रख लो आप, ठीक है। हम इसके लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक कुछ भी, जो भी आपको, हम इसको नाम रखते हैं चलो रोबोलॉक्स, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में यही नाम इसके लिए यूज़ किया, तो हम लिखते हैं रोबोलॉक्स, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल में लिखा मैंने, तो रोबोलॉक्स। और दूसरा, इसकी लैंग्वेज क्या है? देखो लैंग्वेज नोड है, लेकिन ये कौन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी कि रेंडर कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? रूबी, रस्ट, पाइथन 3, नोड, गो, एलेक्सर, डॉकर, इन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आपने कौन सी ब्रांच है? देखो सर्वर ब्रांच, वहीं से आ गई, क्योंकि इसने मेरी रिपोजिटरी को रीड किया। रिपोजिटरी को रीड करने के बाद उसको खुद पता चला कि वहाँ पर कितनी ब्रांचेस हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि देखो सर्वर वाले को डिप्लॉय करना है मुझे। उसके बाद कौन से वाले रीजन पर? देखो इनको हम बोलते हैं क्लाउड रीजन्स। जो भी रीजन आपसे नज़दीक में होगा आप वहीं पे डिप्लॉय करोगे। अगर हम चेक करेंगे डिप्लॉय इन ए न्यू रीजन, वी आर हैविंग ओनली 5 रीजन्स प्रोवाइडेड बाय दिस ऑन रेंडर। एक तो ऑरिगन वेस्ट, लेकिन वो तो बहुत दूर हो जाएगा। ऑरिगन वेस्ट वो तो अमेरिका के अंदर, फ्रैंकफर्ट वो यूरोप के अंदर है, ओहायो दैट्स यूएस ईस्ट, वो तो फिलीपींस वाली साइड्स हैं, वर्जीनिया वो भी बहुत दूर है। तो आई थिंक सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया मेरे पास सबसे नज़दीक क्लाउड है जहाँ पर मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में इसको आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम पैकेजेस किससे इंस्टॉल करते हैं? npm से, ओके। और npm इंस्टॉल है ना, npm इंस्टॉल, तो देखो इसने वहीं से मुझे बता दिया कि ये है npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल एंड कमांड जो स्टार्ट करने के लिए आप लिखते हो दैट इज nodeindex.js। पता है क्यों? हमें यहाँ पर सर्वर सिर्फ एक बार स्टार्ट करना है। वो जो हम करते हैं ना npm run dev, वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें डेवलपमेंट के टाइम पे चेंजेस करनी होती हैं। अब जब हम चेंजेस करते हैं, सेव करते हैं, कोड क्या हो जाता है? वो खुद से रीसेट हो जाता है, सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब की बार ये डेवलपमेंट मोड नहीं है, दिस विल बी अ डिप्लॉयमेंट मोड। तो डिप्लॉयमेंट मोड में तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, nodeindex.js से, यानी कि इससे कौन सी फाइल चलेगी? index.js। अब मुझे एक बात बताओ, कनेक्टडीबी कहाँ पर है? वहीं पर, सब कुछ वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है। हम बाकी जो हमने कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं वो अलग अलग फाइल्स में हो सकते हैं, लेकिन वो सारे इंपोर्ट कहाँ पर हो रहे हैं? index.js में। तो index.js इज अवर एंट्री पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, index.js इज अवर एंट्री पॉइंट। तो ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा? एक तो इसका रिपोजिटरी का नाम, इसका नाम, यूनिक नेम फॉर दिस सर्विस, एंड इसी तरह से लैंग्वेज, सर्वर ब्रांच, और npm इंस्टॉल इज ए कमांड। इसके बाद है पैसा आप इसको किस पे रखोगे? मान लो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक ऐसे CPU पर रन करूं, एक क्लाउड CPU होगा जिसकी 512 की रैम होगी और CPU का 10%, यानी कि इट्स अ शेयर्ड CPU, यानी कि टोटल जो इनके पास एक CPU होता है ना, उसका कितना परसेंट? 10%। तो ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, $0 पर मंथ। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि दैट ये वेबसाइट इनिशियली 55 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाती है, मतलब 55 सेकंड के लिए हाइबरनेट हो जाती है। मतलब जैसे कि आप इस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो बाद में जब 1-2 घंटे हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये इस वेबसाइट को हाइबरनेशन में डाल देते हैं। अब आप मान लो कल इस वेबसाइट को यूज़ करोगे, जैसे आप इस वेबसाइट को यूज़ करोगे तो पहले 55 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या आप स्टार्टर पे डाल दो, स्टार्टर पे आपको $7 पर मंथ देने पड़ेंगे और आपको CPU का कितना मिलेगा? 0.5। इसी तरह से फिर स्टैंडर्ड 2 GB का रैम $25 पर मंथ, उसमें आपको पूरा का पूरा एक CPU मिल जाएगा विद 2 GB का रैम। फिलहाल हम इसको टेस्ट करने के लिए कहाँ पे डाल सकते हैं? फ्री में, ठीक है। बाद में जब हम कुछ अच्छा खासा बनाएंगे, टेस्टिंग वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में हम इसको $7 या $25 पे डाल देंगे, ठीक है। बाद में हम इसको अपग्रेड कर देंगे। फिलहाल तो हमने इसको डाल दिया फ्री पे, ठीक है। बाद में अभी मसला है कि अब env, क्योंकि env फाइल मत होगी, मतलब ऑब्वियसली env फाइल गिटहब पर नहीं होगी। तो और एक काम, मुझे यहाँ पर एक और काम भी करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मुझे गिट को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी जो मैंने चेंजेस की है ना वो अभी कोड में नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? गिट स्टेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल गिट स्टेटस, चलो ठीक है, गिट ऐड, ठीक है, गिट ऐड स्पेस लगा के डॉट, तो उसके बाद गिट कमेंट -m, ठीक है, लेटेस्ट, तो मैंने इसका नाम लेटेस्ट रखा, कमेंट का नाम गिट कमेंट -m लेटेस्ट,
हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन, ठीक है, किस पर करना है, सर्वर पे, गिट पुश ओरिजिन सर्वर, क्योंकि हम सर्वर ब्रांच पे हैं। तो ठीक है, मैंने इसको पुश कर दिया, तो एक लेटेस्ट पुश हुआ इसको। लेकिन इस वाले पुश में मुझे एक बात बताओ, क्या अगर हम गिटहब पर जाएंगे, गिटहब पर अगर हम इसी सर्वर वाली ब्रांच पर जाएंगे, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि दैट यू विल नॉट फाइंड नोड मॉड्यूल्स एंड यू विल नॉट फाइंड .env, है ना, क्योंकि .env एंड नोड मॉड्यूल्स कहाँ पर, वो तो गिट इग्नोर में है, वो तो नो इस पर चढ़ेंगे ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप भी इस कोड को रन करोगे, क्या ये चलेगा? नहीं, क्योंकि पोर्ट मेंशन्ड नहीं है, मत है। अब आपको भी प्रॉब्लम होगी, इस कोड को अगर आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने सिस्टम्स पर चलाओगे, नहीं चलेगा, क्योंकि पोर्ट मेंशन्ड नहीं है, डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें, ईमेल का पासवर्ड नहीं है, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज बैठ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा ऐड फ्रॉम env। तो मैं क्या करूँगा, ये जो env फाइल है ना मेरी, दिस वन, मैं इसको पूरी को कॉपी करके, इसको मैंने पूरे को कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। देखो सीक्रेट की डाल दी, मेलर पास डाल दिया, पोर्ट डाल दिया, मोंगो URI डाल दिया, तो बस हो गया, ओके। और देखो ये आ गई, यहाँ पर देखो सीक्रेट की आ गई, मेलर पास भी आ गया, पोर्ट भी आ गया, और मोंगो URI भी आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इसीलिए होती हैं ज़रूरत, पता है क्यों? क्योंकि ये अब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सिर्फ मैं देख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो रेंडर वाले हैं ना, ये भी इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डिप्लॉय है वेब सर्विस। देखो एडवांस्ड फीचर्स भी हैं इसमें कुछ, लेकिन एडवांस्ड फीचर्स में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर दो, डिप्लॉय वेब सर्विस, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे आपका सर्वर जो है ना, वो एक डिफरेंट इस पर चल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं, डैशबोर्ड पे जाएंगे, देख लेंगे अभी क्या होगा। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑल लॉग्स, देखो अब नो लॉग्स टू शो, लाइव टेल, योर फ्री इंस्टेंस विल स्पिन डाउन विद एक्टिविटी विच कैन डिले रिक्वेस्ट बाय 50 सेकेंड्स और मोर। अभी देखो कौन से कमेंट को ये इस पर डिप्लॉय करेगा, लेटेस्ट वाले को, जो मैंने अभी कमेंट किया, मैंने इसका नाम लेटेस्ट रखा था ना। तो देखो ये पूरा का पूरा चेक कर लेना आप, ये खुद से अब सारा कुछ काम करेगा, मुझे अब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद से हो जाएगा। देखो इसने खुद से वहाँ पर npm इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है, इसने खुद से npm इंस्टॉल कर लिया, बाकी सब चीज़ें ये करेगा, ठीक है ना। तो ये इसको अब यही सर्विस अब इनके कंप्यूटर्स पे चढ़ जाएगी। तो ये बोलता है डिप्लॉइंग, बिल्डिंग सक्सेसफुल, ये याद रखना कि जब आप डिप्लॉय करते हो उस वक्त भी ज़रूरी होता है ये env का देना। इसीलिए मैंने आपको आज बोला कि चलो आज हम env करते हैं और हम इस सर्विस को, और हाँ नासिर परसों से पूछ रहा था इस बारे में कि ये कैसे फिर ये कैसे होता है। फिर आप देखो अब ये टोटली एक नए इस पर चल जाएगा, ठीक है, ये अब टोटल ही एक नए इस पर, जैसे हम चलाते थे इसको लोकल होस्ट 4000 पे, ये नहीं चलेगा अब लोकल होस्ट, अब चलेगा लोकल होस्ट 4000 पे भी चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो होगा तब जब हम अपने सिस्टम पर इसको चलाएंगे, लेकिन इस पर ही हमेशा चलता रहेगा। आया समझ, ये सर्वर जो हम बनाए हैं ना अभी, जिसके अंदर ये 5-6 कंट्रोलर्स आपने बनाए, ये हमेशा आप चलता रहेगा, किसके ऊपर, इस वाले रेंडर पर, और वी हैव टू जस्ट गिव देम $7 पर मंथ एंड हो गया आपका काम। अगर आप इसको अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हो, है ना, पोर्टफोलियो के लिए या कुछ भी, तो यू हैव टू पे $7 पर मंथ। अब इससे भी कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप इसको फ्री चला सकते हो। फिलहाल आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू, आप इस पर अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CI/CD। क्या बोलते हैं, CI/CD। क्या होता है CI/CD? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। देखो आप क्या होगा, ये सर्वर कभी रिस्टार्ट नहीं होगा, मतलब कभी भी इसका अप टाइम होता है 99.9%, हमेशा ऑन रहेगा। लेकिन अगर मैंने कोड में चेंजेस कर दी, मान लो कल को मुझे यहाँ पर अपने कोड में जाके मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने नए हैंडलर्स बनाए, नई चीज़ें मैंने इसमें कर दी, बाद में मैं क्या करूँगा, गिटहब पर पुश। जैसे ही गिटहब पर पुश हो जाएगा, आप देखोगे वहाँ पर भी सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर, रेंडर पर। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप नई फीचर्स लाते रहो, गिटहब पर पुश करते जाओ, हम डिप्लॉयमेंट खुद से संभालेंगे। आपको एवरी टाइम आप फिर से डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट
गिटहब पुश, आप गिटहब पे पुश कर दो, गिटहब पर पुश, रेंडर को खुद से पता चल जाएगा कि ये पुश हो गया, तो मुझे फिर से इसको रिस्टार्ट करना। तो वो नया जो लेटेस्ट कमिट होगा ना, जो सर्वर ब्रांच पर लेटेस्ट कमिट होगा, वो उसी को चलाएगा। बताइए। डिलीट नहीं, डिलीट अगर हो गया, अगर गिटहब पे डिलीट करोगे तो ये हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, जो मतलब जिस पे था। मतलब आपने गिटहब पे रिपोजिटरी डिलीट कर दी तो ये जो उस वक्त इसका स्नैपशॉट होगा ना, जिस पे ये चल रहा था, ये उसी पे चलेगा। वर्किंग में रहेगा, जो मतलब लास्ट कमिट होगा ये उसी पे रहेगा। इसको पहली बार बहुत टाइम लगेगा। नहीं, इस वाले में, पहले वाले में इसको टाइम लगे, क्योंकि इसको पहली बार ही करना है ना। देखो आप, इसका ये क्या हो गया, इसका बन गया roblox.onrender.com। हमें क्यों खरीदना है, तो बैकएंड की एपीआई चलेंगी इस पर। वो तो फ्रंट एंड हो गया, वो हमें फ्रंट एंड के लिए चाहिए। ये तो आपने डिप्लॉय किया फिलहाल बैकएंड, तो बैकएंड का ये जो है ना, ये https roblox.onrender.com, ये होगा अब आपका बेस यूआरएल। This is called as hybrid architecture। चलो ये होता रहेगा तब तक हम अपना फ्रंट एंड भी डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के लिए आप जा सकते हो वर्सल। ठीक है, वर्सल मुझे लगता है ठीक ठाक है, एंड वर्सल भी आपको अच्छा खासा फ्री में बहुत सारी चीजें दे देता है। तो अब आप क्या करोगे, वर्सल में अब आपको अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है। कहाँ पे, वर्सल में। तो आप करोगे ऐड न्यू। ठीक है, आपने एक नया प्रोजेक्ट, इसमें नया प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, अब ये भी बोलेगा कहाँ से इंपोर्ट करना है। चलो भाई, आप करना एक्सप्रेस लेटेस्ट, ये इससे करना इंपोर्ट। ठीक है, कर दो भाई इससे इंपोर्ट। ठीक है, ये भी बोलेगा यही कौन सी ब्रांच। इसको यहीं पे आप देखो रिएक्ट, वैसे खुद से ही मतलब इसको पता चल जाएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहां पर भी होते हैं। वही मैं भी देख रहा हूं कि इसमें क्या हिसाब किताब किया इन्होंने। ये मास्टर ब्रांच पे क्यों चल रहा है, इसने मास्टर ब्रांच पे क्यों लाया इसको। वही मैं भी देख रहा हूँ, तो मास्टर ब्रांच पे ले रहा है। मास्टर ब्रांच पे तो हमारा कुछ और ही चल रहा है, देखना पड़ेगा इसको। इसको ये डिटेक्ट नहीं हो रहा ना, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। हमें इसके लिए नई रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पता ही क्या कर रहा है, ये इसी को ले रहा है। ठीक है, जो मास्टर ब्रांच ही रहा है, क्योंकि जो गिटहब के ऊपर अपनी होती है ना, अपनी ब्रांच, मास्टर ब्रांच, ये उसी को ले रहा है।
Šis pat karaan click yotan to shurata ये है import shurata master branch. इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी. देखो आप, चलो फिलहाल हम इसी के ऊपर वापस फोकस करते हैं क्योंकि हो गया ना यहाँ से. अब ये बोलता है कि योर सर्विस इज लाइव, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000. बिल्कुल वही मैसेज. अब हमारा टर्मिनल यहाँ पर है, ठीक है, जो हम टर्मिनल वहां पर देखते थे ना वो अब यहाँ पर है. लेकिन एक चीज इसमें आ गया कि मोंगो सर्वर सिलेक्शन एरर, यानी कि इसको MongoDB के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है. देखो वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अब रिक्वेस्ट्स कहाँ से जाएंगी, यानी कि MongoDB को कौन मतलब ये सेंड करेगा, उसको क्वायरी कहाँ से जाएगी, इस वाली से, ऑन रेंडर से, ना कि हमारे इससे, हमारे सिस्टम से नहीं होंगी. उसको रिक्वेस्ट्स क्वायरीज जो है ना वो यहाँ से जाएंगी. इससे पहले जब हम अपने सिस्टम से क्वायरीज भेजते थे ना, हमको अपने सिस्टम का IP एड्रेस देना पड़ता था. अब हमें इनका IP एड्रेस देना है. तो इनके ये तीन IP एड्रेसेस आपको MongoDB को देने पड़ेंगे. तो कैसे दोगे आप? करोगे यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस में जाओगे, ठीक है. इतने सारे तो आपने दिए हुए हैं ना. अभी हम कैसे अपना ऐड करते हैं, हम करते हैं ऐड करंट IP एड्रेस. इससे इसको लग जाता है कि हाँ भाई इस सिस्टम से क्वायरीज जाएंगी, और किसको, रोबलॉक्स को, है ना. लेकिन ये जो जितने भी है इनको मैं सबको पहले डिलीट कर लूँ क्योंकि ये परसों से हमने इस पर जमा किए हैं. तो अगर हम ये सारे मतलब डिलीट कर दें तो हमें इसमें नए फिर ऐड करने हैं, ठीक है. चलो एक काम करते हैं, इनको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा. हम पहले एक IP एड्रेस इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो IP एड्रेस हमारा कौन सा होगा वो हम यहाँ से लाएंगे. तो यहाँ से मैंने कॉपी करके लाए, ठीक है, और यहाँ से आप इसमें डाल दो, ठीक है. तो तीनों नहीं डालने एक साथ, एक ही डालना है, ठीक है. तो पहला इसको मैं रखूंगा नाम render1. क्या नाम रखूंगा? render1. ये पहला हो गया, ठीक है. तो कर दो कन्फर्म. अभी देखो render1 अभी ये पेंडिंग है, अभी एक्टिव हो जाएगा तो बाद में आप देखेंगे वो इसको क्वायरी सेंड कर सकता है. बाद में फिर से तीनों करने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कभी एक IP एड्रेस अवेलेबल ना हो तो ये दूसरा वाला करेगा. अब हमें दूसरा चाहिए तो ठीक है, इसका इतना हटा दो और इतना हटा दो, हो गया दूसरा. इसका नाम रखेंगे render2. ये मैंने 2 बार R लिखा, कोई बात नहीं, render2. हाँ, तो इसको भी कंफर्म कर दो. चलो ये भी render1 ये भी एक्टिव हो जाएगा. उसके बाद एक और IP एड्रेस हमें चाहिए. चलो फिर से मैं पेस्ट कर दो. अब की बार मुझे चाहिए लास्ट वाला, है ना, ऐसे. इसको क्या लिखेंगे नाम? render3. तो चलो इसको भी हमने कंफर्म कर दिया. तो अब तीनों IP एड्रेसेस कहाँ हो गए? तीनों. अभी एक एक्टिव हो गया. अगर एक भी एक्टिव हो जाएगा, चलो ये एक्टिव होते रहेंगे. यहाँ से आप जाओ रोबोलॉक्स को, ये आप देखेंगे खुद से डिटेक्टेड सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट 4000. तो इसको खुद से जो है ना, ये खुद से रिस्टार्ट करेगा. या देखो मैंने ये तीन, इसको बोलते हैं आउटबाउंड IP एड्रेस. क्या बोलते हैं इनको? यानी कि जिस पर आप, जिससे रिक्वेस्ट आएगी, जिससे आउटबाउंड ट्रैफिक आ रहा है. तो MongoDB को आउटबाउंड ट्रैफिक रेंडर से आ रहा है. इससे पहले MongoDB को आउटबाउंड ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था? हमारे PC से. उस वक्त हमें अपनी PC की IP देनी होती थी, लेकिन अब मैंने उसको ये वाली IP दे दी है. अब देखो क्या है, इनकी जो ये IPs है ना, दीज आर स्टैटिक IPs. क्या है ये? देखो दीज आर स्टैटिक आउटबाउंड IP. तो मुझे रोज रोज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खत्म हो गया, वो टेंशन खत्म. क्योंकि दीज IP एड्रेसेस, दीज 3 IP एड्रेसेस प्रोवाइडेड बाय द रेंडर आर स्टैटिक IPs. तो मुझे उनको रोज नहीं देना, ठीक है. तो ठीक है, अगर अब मैं जाऊं इस पर रोबोलॉक्स, देखो क्या बोलता है, हेलो फ्रॉम द, क्यों इसने क्यों लिखा हेलो फ्रॉम द सर्वर? रीजन इज बिकॉज आपने index.js में ऐसा एक राउट क्रिएट किया है. आपने एक राउट क्रिएट किया था index.js में, चेक करो. स्लैश पर क्या चलेगा? हेलो फ्रॉम द, एक JSON ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हो आप और लिख रहे हो हेलो फ्रॉम द सर. तो अगर मैं जाऊं roblox.onrender.com, ये तो इसका होम राउट ही है ना, स्लैश इसका होम राउट है. तो क्या आ रहा है मैसेज? हेलो फ्रॉम द सर. इट मीन्स अब हमारा जो है ना ये स्लैश चल गया. अब इस पर आप कर सकते हो ना फिर यूजर रजिस्टर, यूजर लॉगिन, यूजर फॉरगेट पास, ये सब चीजें आप कर सकते हो ना. इट मीन्स ये जितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी 8 राउट ये है कंट्रोलर्स हैं, ये 8 कंट्रोलर्स भी उस पर चल रहे होंगे. एंड हाँ, रजिस्टर करने के लिए उसको डेटाबेस चाहिए. तो हमने तो डेटाबेस वही Mongo URI उसको दी थी. कैसे दी थी? ENV के थ्रू दी थी ना. ENV के थ्रू हमने वही URI उसको दे दिया था, और MongoDB के साथ वो कनेक्टेड है तो स्टैटिक IP ये वो एड्रेसेस भी दे दिए. तो अब हम इसको कैसे टेस्ट करें भाई?
हमारा थंडर क्लाइंट, ठीक है। तो थंडर क्लाइंट में कलेक्शंस में जाओ, हम रोबोलॉक्स कर रहे थे ना, हम एक और इसमें कलेक्शन क्रिएट करेंगे एंड दिस टाइम वी विल राइट दैट रोबोलॉक्स प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन में है। वो जो पहले हम रोबोलॉक्स को टेस्ट कर रहे थे वो डेवलपमेंट थी, तो आप रोबोलॉक्स प्रोडक्शन यहां पर बनाओगे आप एक नई रिक्वेस्ट। तो पहली रिक्वेस्ट का नाम हम रखेंगे मान लो लॉगिन, मैंने लॉगिन नाम रखा, ठीक है, लॉगिन। अब आप कहोगे पहले ही लॉगिन, देखो सिंपल है, अब रोबोलॉक्स में भी लॉगिन है, ठीक है। अगर मैं रोबोलॉक्स वाले लॉगिन को उठा के, ठीक है, इस लॉगिन में पेस्ट कर दूं, बताओ चेंज क्या होगा। यहां पर आपको नासिर सारे ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बॉडी में क्या सेंड करोगे, ठीक है, यहां पर लॉगिन है, इसको मैं सेव कर देता हूं, यहां पर भी एक लॉगिन है, इस लॉगिन में मैं ये वाला उठा के इस लॉगिन में जाके बॉडी यहां पर पेस्ट कर दूंगा। मतलब ये बंदा यही है, क्या ये लॉगिन होगा? हाँ होगा। डेटाबेस वही है ना, डेटाबेस वही है। ओके, तो अगर मैं इस पे कर दूं, क्योंकि हमारे पर ही है, लेकिन मैं इसको क्या चेंज करूं, यहां पर मुझे इसको चेंज करना है, यहां पर ये दिस वन, मैं इसको कॉपी करता हूं, देखो यहां पर कॉपी कर देते हैं, 4000 से पहले मुझे यही लिखना है। देखो भाई, https://robolocks.onrender.com/user/login। अब क्या चेंज हुआ, सिर्फ लोकल होस्ट 4000 स्टार्टिंग चेंज होगी। चलो लॉगिन को देख लेते हैं फिर से, हो गया, आ गया समझ, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ टाइम के बाद रिस्टार्ट करने के बाद ये खुद चल जाएगा। दिस टाइम दिस इज 721 एंड दिस टाइम जो ये टोकन क्रिएट हुआ, ये किसने किया टोकन क्रिएट, ये किसने किया क्रिएट, ये उस सर्वर ने क्रिएट किया, ठीक है, रेंडर वाले सर्वर ने, ठीक है। चलो ये सही है, ये सारी रिक्वेस्ट्स में हटा देता हूँ। इट मीन्स नाउ आपका ये जो बैकएंड सर्विस है ये अब क्लाउड पे भी चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब फ्रंट-एंड में क्या चेंजेस करोगे? देखो वेरीफाइड टोकन जब करना होगा ना, यू हैव टू जस्ट स्टेट हियर कांस्टेंट बेस यूआरएल। क्या लिखना है? बेस यूआरएल। और बेस यूआरएल आपका होगा, मान लो बेस यूआरएल आपका होगा ये दिस वन, ये होगा अब आपका बेस यूआरएल, ठीक है। तो हाँ, इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, http://robolocks.onrender.com, दिस इज योर बेस यूआरएल। एंड यहां पर आप क्या लिखोगे, ये तो वैसे भी है ना टर्नरी ऑपरेटर में बनाया हुआ, इसको लिखोगे $curly बेस यूआरएल। तो अच्छा रहेगा बेस यूआरएल। अब बताओ ये कहां पर भेजेगा रिक्वेस्ट? हाँ, और हम एक काम करेंगे, दिस बेस यूआरएल हम .env में बनाएंगे, हम इसमें भी एक .env बनाएंगे, फ्रंट एंड में भी, ठीक है। बेस यूआरएल वहीं पर रखेंगे। देखो जब हमें लोकल होस्ट पे सर्वर चल रहा होगा तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मान लो ऐसे बेस यूआरएल, मैंने फिर से लिखा बेस यूआरएल, ठीक है। और दिस टाइम आई एम राइटिंग http://localhost, ठीक है, 4000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कर दूं कमेंट आउट, बताओ अभी क्या है, अभी यूआरएल क्या है? अभी यूआरएल है वही robolocks.onrender.com user is auth, है ना। लेकिन अगर उसको कमेंट आउट करके ये चला लिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, उस टाइम पे रिक्वेस्ट जाएगी उसको और इस टाइम पे रिक्वेस्ट जाएगी इसको। तो ठीक है ना, अब हमें ये हर किसी पेज में तो नहीं करना पड़ना, इसमें करो हर कोई पेजेस में। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए भी एक .env बनाएंगे और बेस यूआरएल्स हम कहाँ से इंपोर्ट किया करेंगे, env से। तो चलो ठीक है, अभी देखो कंसोल भी किधर चल रहा है, कंसोल भी इधर ही आ रहा है। हमने कहीं पे लिखा है शायद, देखो लॉगिन के टाइम पे कहीं पर मैंने शायद कंसोल ऐसे ही रखा है, लॉगिन हैंडलर में मैंने रखा है console.log user, ये यहां पर भी हो रहा है, देखो console.log user है ना, ऑब्जेक्ट आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड यहां पर भी आ रहा है। तो ये कंसोल्स भी प्रोडक्शन में नहीं रखने होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में आप इन कंसोल्स को भी नहीं रखोगे, ठीक है। चलो होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया हो।